हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा वैद्युत धारिता की, जिसकी शुरुआत हमने फर्स्ट पार्ट में की थी, जिसमें हमने आपको परावैद्युत पदार्थ तथा उसका ध्रुवण पढ़ाया था और किसी भी चालक की धारिता क्या होती है उसके बारे में बताया था। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ 3 डेरिवेशन के बारे में। पहला जो डेरिवेशन अपना होने वाला है वो है विलगित गोलीय चालक की धारिता, जिसका आपको आंसर मिलेगा 4πε0 r या a, जो भी रेडियस में मान लेंगे। और अगला है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, जिसका हम फार्मूला निकालेंगे U = ½ CV²। और उसके बाद पढ़ेंगे दो चालकों को आपस में जोड़ने पर उसका उभयनिष्ठ विभव और स्थानांतरित आवेश की मात्रा और आवेशों का अनुपात और उसके विभव का अनुपात और ऊर्जा हानि, है ना। तो आज इस वीडियो में इतना सब कुछ कंप्लीट होगा, बने रहिए एंड तक, मजा आएगा, है ना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो पहला अपना जो टॉपिक है, पहला डेरिवेशन है विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो सबसे पहले जान लेते हैं विलगित चालक क्या होता है। विलगित चालक का एक्चुअल मतलब ये होता है वो चालक जिसके आसपास कोई अन्य चालक ना रखा हो। और ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको याद होगा जो धारिता होती है वो आसपास के चालकों पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आसपास चालक रखे होंगे तो जो कैपेसिटेंस होगी वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। यही कारण है कि हम यहाँ पर पहले कौन सा चालक पढ़ रहे हैं, विलगित गोलीय चालक, यानी जिसके आसपास कोई अन्य चालक है ही नहीं। तो उसके लिए क्या फार्मूला आएगा उसको समझते हैं। तो पहला जो अपना टॉपिक है, हेडिंग डाल दीजिएगा सब लोग, विलगित गोलीय चालक की धारिता। आप ध्यान से देख पा रहे हो तो विलगित का क्या मतलब होता है, वो चालक जिसके आसपास कोई अन्य चालक ना रखो, कहने का मतलब वो फ्री है, स्वतंत्र है। और गोलीय का मतलब उसका आकार गोल है और वो है क्या, चालक। क्लियर हो गया नहीं? ठीक, बहुत बढ़िया। इसके लिए क्या करते हैं, एक चालक मान लेते हैं। तो हमने एक चालक लिया और चूंकि डेरिवेशन में क्या बोला गया है, गोली, तो कैसा लेना है, गोली। तो हमने एक चालक लिया गोली और इसकी रेडियस है कुछ, सपोज करें इसकी रेडियस ए है, स्मॉल ए ले लिया, है ना। एक गोलीय चालक, इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल ए है। अगर हम इसको आवेश दें तो आपको पहले चैप्टर में हमने आपको पढ़ा रखा है कि अगर किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो हमेशा उसके कहां जाता है, पृष्ठ पर। कहां वितरित होता है, पृष्ठ पर। आपको ये बात याद रखनी है ना। तो हमने कहा ये गोलीय चालक है और इसके आसपास कोई अन्य चालक नहीं है, तो जाहिर सी बात है कैसा चालक होगा, विलगित। इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम इसको कोई आवेश देंगे तो कहां जाएगा, इसके सरफेस पर। तो हमने सपोज करा इसको क्यों आवेश दिया हमने, है ना। कितना आवेश दिया, क्यों, धन आवेश दिया, और जो इसकी कहां वितरित हो गया, सरफेस पर। अब आपको याद होगा इसकी वजह से जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या इसकी जो एनर्जी होगी वो सतह से लेकर के इंफिनिटी तक फैली होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि प्लस, आपको याद होगा प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर होती है। प्लस आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर होती है, परपेंडिकुलर बाहर, है ना, लंबवत बाहर। और चूंकि एक 3D डायग्राम है तो आपको याद होगा इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी किधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, अरे बाहर की तरफ लंब। तो कुछ हमने ऐसे लाइनें खींच रखी हैं, है ना, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, और ये इंफिनिटी तक है, ये बात आप सभी जानते हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, जैसे ही हमने इसको क्यों चार्ज दिया, तो आपको याद होगा जब धारिता हमने पढ़ाना शुरू किया था तो हमने पहली ही लाइन लिखी थी धारिता की परिभाषा में, जब किसी चालक को क्यों आवेश दिया जाता है तो उसका उसी अनुपात में विभव बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है। इसका साफ मतलब ये हुआ कि जब हमने इसको क्यों चार्ज इसकी सतह पर डाला, मींस इसको दिया जो कि इसकी सतह पर वितरित हो गया, तो इसकी वजह से इस पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, तो आपको याद होगा कोई भी चालक गोला हमेशा एक बिंदु आवेश की भांति कार्य करता है। किसकी भांति, बिंदु आवेश की भांति, क्योंकि इसके लिए भी फार्मूला यही वही आता है जो बिंदु आवेश के कारण आता है ना। तो इसका मतलब जो विभव आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या, ये आएगी 1/4πε0। और अगर हम कहें माध्यम निर्वात है तब तो के नहीं लिखेंगे क्योंकि के का मान 1 हो जाएगा, और अगर निर्वात नहीं है तो फिर परावैद्युतांक लेंगे तो यहाँ पे के लिखना पड़ेगा, तो हम आगे लिख लेंगे, है ना, Q/A। यहां तक कोई बुराई नहीं है क्योंकि इस बार रेडियस हमने क्या मानी है, स्मॉल ए। ठीक,
तो इस पर जो पोटेंशियल आएगा इसकी चार्ज की वजह से उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1/4 Q अपान A। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अच्छा मुझे तो इसकी धारिता निकालनी है, मुझे क्या निकालना है इसकी धारिता। अच्छा धारिता का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, किसी भी चालक या किसी भी गोलीय चालक या एक्स्ट्रा कोई भी चालक हो, किसी भी आकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा जो धारिता का सूत्र होगा वो कितना होगा Q अपान V। तो क्या करें यार, क्या V का मान यहाँ पे उठा के रख दिया जाए, जो आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे V की वैल्यू बोलो कितनी है, तो 1/4 Q अपान A है ना। ध्यान से देखो तो क्या Q से Q मर जाएगा और ये वाला पूरा का पूरा टर्म कहां चला जाएगा, ऊपर। इसका मतलब जो निर्वात की विद्युत धारिता आएगी वो ये आ जाएगी 4/0 A। यहां तक कोई बुराई नहीं है, यानी इस विलगित गोलीय चालक की जो धारिता आएगी वो ये आ जाएगी 4/0 A फैरड। यूनिट क्या था इसका, फैरड, आपको याद होगा ये। संधारित्र की धारिता या कोई भी धारिता जिसका यूनिट क्या होता है, फैरड। तो ये तो हो गया निर्वात के लिए विलगित गोलीय चालक की धारिता। अगर हम ये सपोज कर पाए कि ये सेटअप एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, तो क्या ये धारिता का कुछ मैग्नीट्यूड और होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल और होगा। तो हम सपोज करते हैं ये जो निर्वात के लिए हमने निकाला इसे बना ले समीकरण 1। क्या बना ले, समीकरण 1। और अब आगे बात करें, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो, यहां पे लिख देते हैं, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तब ये धारिता बदल जाएगी ना। ध्यान से देखो तो यहाँ पे आ जाएगा 4/0 K। जब इसको सॉल्व करेंगे तो K भी तो ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब एक धारिता का नया सूत्र आ जाएगा, उसे हम CM लिख लें। अरे मीडियम का कैपेसिटी, अरे मीडियम की कैपेसिटेंसी है ना, अरे मीडियम की धारिता, यानी जब इसको हमने परावैद्युतांक में रखा तब की धारिता। बोलो क्या लिखेंगे, क्या इसमें बस K ही तो ऐड हो गया, एप्सिलॉन KA। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। ये आ गई समीकरण नंबर 2। कोई समस्या तो नहीं, बहुत अच्छे। अब क्या करा जाए, कुछ नया मिल जाए। क्या समीकरण 1 को हम 2 से भाग कर लें, या समीकरण 2 को 1 से भाग कर लें, कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। तो समीकरण 1 को 2 से भाग करें तो ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ अलग कर दे रहे ताकि आपको प्रॉपर दिखे। यहाँ पे करते हैं, ठीक। ये समीकरण 1 और वो समीकरण 2 है। यहाँ पे लिखते हैं आराम से, समीकरण फर्स्ट बाई सेकेंड, है ना। तो क्या लिखे फिर बोलो, C बराबर C अपान CM बराबर, CM का मतलब है मीडियम की कैपेसिटेंसी और C क्या है, निर्वात की कैपेसिटेंसी। तो इसे बोलो क्या लिखा जाए, 4πε0 A, और यहां पे बोलो क्या लिखेंगे, 4πε0 KA, क्योंकि इसमें K परावैद्युतांक है ना, जो कट रहा है काट दीजिए। तो क्या क्या कटेगा, ये पूरा टर्म कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, बच क्या जाएगा K, है ना। तो ध्यान से देखेंगे C अपान CM बराबर 1/K आ गया, है ना। अगर यहां से हम CM की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू, CM की, तो बोलो क्या आ जाएगी, KC। क्या किसी को समझ आएगी, ठीक। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से देखेंगे, CM को हमने क्या माना है, मीडियम की कैपेसिटेंसी, और K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, और C क्या है, निर्वात की वैद्युत धारिता। इसका मतलब साफ हो गया, जो CM होगा वो ऑलवेज C से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहें कि निर्वात की वैद्युत धारिता का मैग्नीट्यूड कुछ है, तो क्या जो माध्यम की वैद्युत धारिता है वो निर्वात की वैद्युत धारिता का K टाइम ज्यादा है। अरे जब निर्वात की वैद्युत धारिता को हम K से गुणा करेंगे देन मुझे CM मिल पाएगा, है ना। इसका मतलब ये है जो माध्यम की वैद्युत धारिता है उसका मान ऑलवेज किससे ज्यादा होगा, निर्वात की वैद्युत धारिता से। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बुराई नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला डेरिवेशन। आप यहां से चाहो तो फार्मूला भी निकाल सकते, सॉरी सूत्र भी या परिभाषा भी निकाल सकते हो किसका, K का। अगर हम यहां से K की वैल्यू निकालें तो क्या K बराबर आ जाएगा CM/C। K बराबर CM/C। K माध्यम का परावैद्युतांक है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। परिभाषा लिखना हो तो आराम से कह सकते हैं, किसी गोली या किसी विलगित गोली या चालक, या सीधा सीधा कह सकते हैं किसी गोली चालक या
किसी चालक की जो वैद्युत धारिता है माध्यम में वैद्युत धारिता तथा निर्वात में वैद्युत धारिता के अनुपात को उस चालक का क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। ये निर्वात की जो वैद्युत धारिता का जो के टाइम है वो क्या कहलाता है, माध्यम की वैद्युत धारिता। क्या कहलाता है, माध्यम की वैद्युत धारिता। कोई दिक्कत किसी को? तो पहला डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। विलगित गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र आता है C बराबर 4πε0A, ये निर्वात के लिए है। और अगर आप माध्यम के लिए लिखना चाहेंगे तो आंसर एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और आ जाएगा K। कोई बुराई तो नहीं, बहुत बढ़िया। अब यहां से एक चीज आपको और बताते चलते हैं, एप्सिलॉन नॉट का एक नया मात्रक यहां से आ जाएगा, है ना। क्या आएगा वो चीज यहीं से देख लीजिए ध्यान से, जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा होगा क्योंकि वो पहले आया ही नहीं था। हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे। ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ऐसा नहीं कि हमें आता नहीं, बट हम यहां से कुछ नया निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, C/4πA। हम सभी जानते हैं C और A का मात्रक होगा, 4π का मात्रक नहीं होगा। तो C का मात्रक याद करो क्या होता है, फैरड, और A चूंकि त्रिज्या है तो जाहिर सी बात है इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, फैरड प्रति मीटर। इसके पहले आपको कुछ और याद था, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है, समझ आया सभी को? ठीक। तो ये कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर के इक्विवेलेंट है, बट एक नया मात्रक याद रखना, फैरड प्रति मीटर, क्योंकि इस चैप्टर में एप्सिलॉन नॉट के मात्रक को किस यूनिट में देखा जाएगा, फैरड प्रति मीटर के रूप में। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले हेडिंग की, या इसके पहले सुन लो कुछ में प्रभाविता करने वाले कारक पढ़ लेते हैं, वो थ्योरिकल आपको पढ़ के सुना देते हैं अच्छे से। तो हेडिंग है चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। इनको समझते हैं पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट कह रहा है, आपको ये पहले भी लिखा है हमने पहले वीडियो में, एक बार रिपीट सुन लीजिए ताकि न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर उतनी ज्यादा मजबूती पढ़ाई में। चालक की धारिता चालक के आकार, क्षेत्रफल एवं आकृति पर निर्भर करती है। आकार का मतलब क्षेत्रफल ही है। क्षेत्रफल एवं आकृति पर निर्भर करती है। चालक के क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर उसकी धारिता में वृद्धि हो जाएगी। हालांकि ये बात इस सूत्र से प्रॉपर प्रूफ नहीं होगी, वो आगे जाके प्रूफ कर देंगे। ठीक, अगला पॉइंट सुन लो। या चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है, जो कि अभी बता भी रहे थे। चालक के समीप अन्य चालक रखने पर प्रेरण के कारण जो आवेश है वो ट्रांसफर हो जाता है, जिससे विभव डाउन हो जाएगा और पुनः उसी विभव पे लाने के लिए और आवेश देना पड़ता है ना, जिससे चालक की धारिता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है, माध्यम की उपस्थिति पर भी निर्भर करती है। मीन्स चालक के परावैद्युतांक के माध्यम में रखने पर उसकी धारिता में k गुना वृद्धि हो जाती है। जैसा कि अभी जब हमने समीकरण 1 को 2 से भाग किया था तब आंसर भी आया था Cm बराबर Kc या Ck। लास्ट पॉइंट, एक विलगित चालक की धारिता उस पर आवेश की मात्रा में विभव के मान पर निर्भर नहीं करती। ये बात पहले भी बता चुके हैं कि जो धारिता है वो ना तो चालक के आवेश पे डिपेंड करती है और ना ही चालक के विभव पर, है ना। वो आकार और पास में रखे आवेश इन सभी पर निर्भर करती है। कोई दिक्कत तो नहीं। और जब हम बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की, जिसमें चालक के बीच की जो प्लेटें हैं उनके दूरियों पर भी डिपेंड करेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हेडिंग है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे अच्छे से याद रखिए। बहुत सिंपल है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। बट जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा थ्योरिकल है, तो पहले थ्योरिकल भाषा को समझ लेते हैं। देखो, इसका सिंपली मतलब हमने कई बार आपसे कहा है कि जब भी ऊर्जा फाइंड करनी हो तो हमेशा कार्य निकालते हैं, क्योंकि कार्य ही बदल करके किसमें हो जाता है, ऊर्जा में कन्वर्जन कर जाता है ना। तो हमेशा क्या निकाला जाता है, कार्य। इसका मतलब ये है किसी चालक को आवेशित करने में जो काम किया जाएगा वो काम ही उसमें क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, भर जाएगा, संचित हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। बस सिंपल सी परिभाषा एक बार रिपीट कर देते हैं, बुक मतलब बुक के हिसाब से। किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कुल कार्य से मापी जाती है जो उसे प्रारंभिक अनावेशित अवस्था दे। प्रारंभिक अनावेशित मतलब जो शुरुआत में वो आवेशित नहीं है, जब उसको हमने चार्ज देना शुरू किया तो प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था में आवेशित करने में किया जाता है। प्रारंभिक अनावेशित अवस्था से आवेशित करने में किया जाता है। यह कार्य ही उस चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब आप हमेशा याद रखना,
कोई भी एनर्जी किसी को हम डायरेक्ट एकदम से खोप नहीं सकते। जैसे हम किसी को ग्लूकोज की बोतल एकदम से चढ़ा नहीं सकते, नहीं खुपाक से एकदम मार दिया चढ़ गया है ना कि खूब भयंकर एनर्जी मिल गया, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, उसकी मौत हो जाएगी, है ना। तो किसी चालक को आवेश देने का जो सिद्धांत है वो ये है कि उसको ड्रॉप में दिया जाए, अरे छोटे छोटे पार्ट में दिया जाए। समझ में आई मेरी बात। जैसे हम सपोज करेंगे यहाँ पर कि किसी चालक को हमें क्यों आवेश देना है, कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू उसको हम डायरेक्ट नहीं दे सकते, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, क्यों, जाहिर सी बात है, जैसे मान लीजिए क्यों की वैल्यू 5 कूलाम है, कितनी है 5 कूलाम, तो हम इसमें 1/2 कूलाम के बहुत सारे सेक्शन बना सकते हैं। मतलब 1/2 कूलाम एक बार में दिया, फिर अगली बार में 1/2 कूलाम दिया, फिर 1/2 कूलाम दिया, फिर 1/2 कूलाम दिया, तो क्या वो कम से कम 8-10 टाइम लगेगा उसको देने में। समझ में, कम से कम 10 बार देना पड़ेगा, यानी 10 ड्रॉप देने पड़ेंगे, तब जाकर के उसको हम 5 कूलाम चार्ज दे पाएंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि मैग्नीट्यूड क्यों है, जब उसके हम चार्ज देना शुरू करेंगे तो सेक्शन आ जाएंगे, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू डाट डाट करके बहुत सारे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? ठीक। तो ऐसे ही चार्जों को अभी किसी चालक पर ट्रांसफर करना है, और ट्रांसफर करने में कुछ ना कुछ काम किया जाएगा, और वो काम ही उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसे ही चालक की स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। इसके लिए क्या करें, सपोज करें अपने पास कोई चालक है और शुरुआत में अनावेशित है। शुरुआत में कैसा है? अनावेशित है। अच्छा, जब ये अनावेशित है मींस इस पर चार्ज 0 है, मींस ये न्यूट्रल है चालक बट न्यूट्रल है। न्यूट्रल का सिंपली मतलब ये है इस पे जितने प्लस है उतने माइनस है, मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। तो जब ये शुरुआत में न्यूट्रल है तो जाहिर सी बात है इसका जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 0। कितना होगा? 0। अब क्या करें, हमें इसको चार्ज देना है, तो हम सपोज करें अनंत से, कहां से? अनंत से। अनंत से हम चार्ज के ड्रॉप लाना शुरू करते हैं। तो सपोज करना है हमें इसको टोटल चार्ज कितना देना है? कैपिटल क्यू। पर हम इकट्ठे चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसके लिए हम चार्ज के छोटे छोटे सेक्शन लेकर के आते हैं। सपोज करें कि हम यहां से यहां चार्ज को कितना लाए? dq। कितना लेकर के आए? मतलब चार्ज का एक छोटा सा भाग लेकर के आए, या आप ये समझ लो हमें 100 कूलाम लाना था तो हम 1 कूलाम लेकर के आए हैं। बात समझ में आ रही ना? तो dq का मतलब है q का एक छोटा सा भाग। जब हम q का एक छोटा सा भाग इस पर लेकर के आएंगे तो चूंकि यहां पर भी विभव 0 है, यहां पर अनंत पर वैसे भी विभव कितना मानते हैं? 0, है ना। तो जब यहां से चार्ज को लेकर के आएंगे तो हमें क्या कोई काम करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। ये बात प्रूव भी कर सकते हैं, जैसे आपको याद होगा फार्मूला होता है W बराबर VQ। W बराबर VQ। V ध्यान से देखो तो 0 है, और Q की वैल्यू कुछ भी रही हो तो आंसर तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम पहला चार्ज लेकर के आएंगे इस चालक पर अनंत से, तो हमें कोई काम करना नहीं पड़ेगा, है। सपोज करते हैं धनावेश है, तो जाहिर सी बात है जब ये चार्ज लेकर के आएंगे तो इसकी सतह पर आना चार्ज शुरू हो जाएगा। कहां शुरू हो जाएगा? इसकी सतह पर। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं चालक को दिया गया आवेश कहां स्थित होता है? उसकी सरफेस पर, उसकी सतह पर। तो जब अनंत से हम चार्ज को यहां लाएंगे तो उसकी सतह पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब dq और लाते रहेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे dq लेकर के आ गए। तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब हम dq चार्ज लाएंगे तो ध्यान से देखो इसका वोल्टेज बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि धारिता वाले में आपको पढ़ाया था हमने, किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसका उसी अनुपात में क्या बढ़ जाता है? वोल्टेज बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? वोल्टेज। तो जाहिर सी बात है इसका जो वोल्टेज है वो 0 से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब हम dq लाएंगे तो dv हो जाएगा, और लाएंगे तो और dv बढ़ता जाएगा। dq चार्ज लाते जाएंगे, dv वोल्टेज बढ़ता जाएगा, dq चार्ज लेते जाएंगे, dv वोल्टेज बढ़ता जाएगा। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। क्या एक स्थिति ऐसी भी आएगी जब हम मान लेंगे कि इस पर कितना चार्ज ले आए हैं? q। कितना चार्ज? q। और जब हम इस पर q चार्ज ले आए हैं तो अभी भी तो लिखा था q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। इसका मतलब इसका जो वोल्टेज है वो 0 से बढ़ करके कितना हो जाएगा? v। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी जब शुरुआत में dq चार्ज लेकर के आए, मींस चार्ज का पहला भाग लेकर के आए, तो हमें कोई काम करना नहीं पड़ा। और जब धीरे धीरे अन्य चार्ज लाते रहेंगे तो ध्यान से देखो, चूंकि हम ये भी प्लस चार्ज लेकर के आ रहे हैं और इकट्ठा इसमें प्लस चार्ज हो ही रहा है, तो क्या ये वाला प्लस इस वाले प्लस को बाहर की तरफ धक्का देगा, बट हम फिर भी जबरदस्ती ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम इस चार्ज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इस चार्ज के विरुद्ध काम कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला भाई साहब चार्ज इस पे कौन सा बल लगा रहा है?
प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध ला रहे हैं तो जाहिर सी बात है काम करना पड़ेगा। ये किया गया काम ही इसके अंदर संचित हो जाएगा और इस संचित कार्य को ही हम क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। तो हम सपोज करते हैं कि हम चार्ज लाते गए और एक समय ऐसा आया कि जब हम कैपिटल क्यू के हिस्से का कितना चार्ज ले आए? क्यू। तो इस समय इस पर जो वोल्टेज होगा वो क्या, उसका मैग्नीट्यूड ये होगा V बराबर क्यू बाई सी। V बराबर क्यू बाई सी। क्यू क्या है? लाया गया आवेश और C क्या है? इस चालक की कैपेसिटेंस C, है ना। यानी जब dq चार्ज लाते गए तो एक केस ऐसा आया, में से एक क्षण ऐसा आया कि चार्ज का कुछ मैग्नीट्यूड हो गया, उसका हमने नाम रखा Q, और Q मैग्नीट्यूड के साथ इसका वोल्टेज dV जो बढ़ रहा था वो dV बढ़ के कितना हो गया? V। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब जब इसका वोल्टेज V हो गया, देन हम जब फिर से dq का एक हिस्सा लेकर के आएंगे तो क्या फिर से कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अब हम इस काम को निकाल लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। हम सपोज करेंगे कि जब वोल्टेज V हो गया उसके बाद जब हमने dq का एक ड्रॉप इस पे डाला, मींस लाए, तो हमें dw काम करना पड़ा। कितना काम करना पड़ा? dw। तो वो काम का मैग्नीट्यूड कितना है? तो ध्यान से देखो, कार्य बराबर हमें पता है w बराबर vq होता है यार, W बराबर VQ। तो dW बराबर, बोलो क्या लिखेंगे? तो dW बराबर वोल्टेज कितना है इसका? V, और चार्ज कितना लेकर के आए हो? dQ। तो आंसर आ गया V dQ। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया यार। तो जब हमने V वोल्टेज पर dQ चार्ज और अनंत से इस चालक पर लेकर के आए तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ा। dW बराबर V dQ, है ना। अब ध्यान से देखो, हमें टोटल ही तो चार्ज यहाँ ट्रांसफर करना है और टोटल चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है भाई साहब वो तो क्यू है, यानी ये क्यू ही चार्ज मुझे यहाँ लाना था। इसका मतलब साफ हो गया कि अगर मुझे टोटल कार्य निकालना है तो क्या इंटीग्रल करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। लिमिट बोलो कहां से कहां तक? शुरुआत में कितना था? 0। कितना चार्ज देना है? कैपिटल क्यू। तो इसका मतलब लोअर लिमिट 0 हो गई और मैक्सिमम लिमिट कैपिटल क्यू हो गई। बहुत बढ़िया, लगा देते हैं। तो ये आराम से लिख लेना, संपूर्ण आवेश, इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना है? कैपिटल क्यू, देने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य। क्या करें? क्या इस फंक्शन का समाकलन कर दें? ऑफ कोर्स। तो dw इंटीग्रल, है ना। इसका बोलो क्या करें? v की वैल्यू मुझे आती है तो v की वैल्यू सीधा सीधा रख लो। तो v की वैल्यू बोलो कितने रखें? q बाई सी और dq, जो कि इसमें पहले से लिखा है। ठीक है ना यहां तक? v dq, और dq की वैल्यू तो dq ही रहेगी ना, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ठीक। लिमिट बोलो 0 से कैपिटल क्यू, क्योंकि टोटल चार्ज कितना था शुरुआत में? क्योंकि अनावेशित था तो 0 था। कितना लेकर के आए हो? कैपिटल क्यू। तो 0 से कैपिटल क्यू। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। आगे की कहानी इधर मिटा के कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी अब कोई जरूरत नहीं अपने को। ध्यान से देखेंगे अब dx का x होता है, मीन्स dw का w हो जाएगा, है ना। यहां से ध्यान से तो c कांस्टेंट है। अरे चालक की धारिता कांस्टेंट है, क्योंकि तुम्हें याद होगा q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v, जब इस कांस्टेंट को हटाया गया था तभी तो c आया था। और कांस्टेंट का या कांस्टेंट वैल्यूओं का इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है, तो c को बाहर लिख लो, मीन्स 1/c। और अब बोलो क्या बचेगा? इंटीग्रल q dq, है ना। लिमिट बोलो 0 से कैपिटल क्यू, 0 से कैपिटल क्यू, है ना। अब याद होगा मैथ का फार्मूला है x dx। x dx का जो इंटीग्रल होता है वो होता है x स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे लिख देते हैं x dx का जो इंटीग्रल होता है वो x स्क्वायर बाई 2 होता है, जो कि मैथ का जनरल फार्मूला है। ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे। अब 1/c तो बाहर ही रहेगा। अब बोलो ये क्या हो जाएगा? तो ये ध्यान से इसके तुलना कर सकते हैं, x dx q dq, x स्क्वायर बाई 2, तो इसका बोलो क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बाई 2, है ना, q स्क्वायर बाई 2। लिमिट बोलो 0 से कैपिटल q, 0 से कैपिटल q, है ना। 2 को आप बाहर भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे 1/2c, 1/2c, और एक बार इसकी जगह कैपिटल q और माइनस करके एक बार 0, तो सीधा सीधा कैपिटल q ही लिख देते हैं, q स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक, यही अपना आंसर है। W बराबर 1/, ऐसे लिखा है 1/2 q स्क्वायर बाई c, ये अपना आंसर है।
क्या ये तो किया गया कार्य आ गया, ये क्या आ गया, किया गया कार्य। और आपको याद ही होगा ये किया गया कार्य ही तो उसमें संचित होगा, किस रूप में, ऊर्जा के रूप में। तो ये W भाई साहब किसमें बदल जाएगा, U में, काहे में, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिखते हैं, काहे से लिखते हैं, U से। तो जो W होगा वो बदल जाएगा किसमें, U में, है ना। तो हम आराम से लिख सकते हैं चूंकि W बराबर U, क्योंकि हम ऊर्जा को लिखते हैं U से, और ये किया गया काम ही काहे में बदल जाएगा, ऊर्जा में। कोई दिक्कत तो नहीं। तो W बराबर क्या आ जाएगा, U। इसका मतलब जो फार्मूला W का है वही फार्मूला U का हो जाएगा। तो U बराबर बोलो क्या आ जाएगा, हाफ Q स्क्वायर बटे में C। मात्रा क्या होता है, जूल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर विमा निकालना हो तो ml स्क्वायर T माइनस 2। ठीक, अब ध्यान से देखो, क्या मुझे कुछ और भी फार्मूले इसमें बनाने आते हैं, ऑफ कोर्स बनाने आते हैं। क्या हम C और Q की मैग्नीट्यूड अगर हम बदल बदल के रखते हैं तो नए नए फार्मूले मिल जाएंगे। जैसे हमें पता है Q बराबर एक फार्मूला CV होता है, इसका मतलब Q की जगह CV रख दे तो कुछ नया मिल जाएगा। देख लीजिए इसमें, अगर हम चल जाए ध्यान से देखेंगे, हाफ, यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे, C स्क्वायर V स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर लिखा है, एक C से C मर जाएगा तो आंसर बोलो क्या आ जाएगा, CV स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, किसी को समस्या होनी भी नहीं चाहिए, बहुत इजी तरीके से तो बताया यार, है ना, बहुत समझ भी आना चाहिए सभी को। और नहीं भी आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। अगर कोई ऐसी कंप्लेन है कि आपको कोई दिक्कत आ रही है, जो चीज नहीं समझ में आ रही, आप उसे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। समझ में आया ना, सभी के लिए ओपन रखा है, इसीलिए रखा है ताकि तुम अपना फीडबैक भी दे सको। और हम वीडियो के एंड में तो बोलते भी हैं कि अपना फीडबैक भी दे दीजिए करें, है ना, ताकि आप हमें भी जो अपना सुधार करना वो करते रहें। ठीक, हालांकि पहली बार पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन तो कुछ चीजें थोड़ा उटपटांग से लग जाती है ना। ऑफलाइन में कई बार बच्चा पूछ लेता है तो याद करके बता दिया जाता है, यहाँ कोई पूछने वाला तो है नहीं, तो अपने मन से जितना जो कुछ हो पाता है उतना ही कराना पड़ता है, तो कई बार चीजें मिसिंग जरूर हो जाती हैं। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्थिति आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा का सूत्र कितना होता है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, या आप इसे हाफ Q स्क्वायर बाय C के रूप में भी देख सकते हैं। यहां तक ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट डेरिवेशन कंप्लीट करते हैं, जो बड़ा मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और थोड़ा लॉन्ग भी है। चलो, तो इसकी हेडिंग पहले समझते हैं एक बार। इसकी हेडिंग है आवेशित चालकों के संयोजन पर आवेशों का पुनः वितरण, उभयनिष्ठ विभव एवं ऊर्जा हानि, है ना। तो एक बार हेडिंग डाल देते हैं, आवेशित चालकों के संयोजन पर उभयनिष्ठ विभव कॉमा आवेशों का पुनः वितरण। थोड़ी लॉन्ग टर्म हेडिंग है, अगर आती है तो पूरे 5 नंबर देगी। आवेशों का पुनः वितरण और ऊर्जा हानि, है ना। तो मेनली इसमें इतनी बातें करनी है और ये आपकी कंप्लीट हेडिंग है। ठीक, बहुत अच्छे, ध्यान से देखो। तो परिभाषा को पहले, सॉरी, हेडिंग को ध्यान से देखेंगे। आवेशी चालक है, उन्हें जोड़ना है, आवेशी चालकों को जोड़ना है। जोड़ने पर जाहिर सी बात है उनका जो विभव आएगा वो कॉमन विभव आएगा। इसका मतलब कौन सा विभव होगा, उभयनिष्ठ विभव, कॉमन विभव या उभयनिष्ठ विभव। फिर जब उभयनिष्ठ विभव आएगा तो आपको याद होगा उभयनिष्ठ विभव तभी आएगा जब आवेशों का वितरण होगा, अरे आवेश ट्रांसफर होगा, देन ऐसा होगा। तो आवेशों का पुनः वितरण ये भी निकालना है कि किस रेशियो में होगा। और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो है ऊर्जा हानि। क्या है, ऊर्जा हानि। तो आप हेडिंग को नोट कर लीजिए ताकि हम इसे मिटा दें तो इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड छोटा ही है तो इसे इरेज करना पड़ेगा। ठीक, अब बहुत ध्यान से देखना है इसको। इसके लिए क्या करें, सबसे पहले चालक लेते हैं। तो 2 चालक लेने हैं इस बार, है ना, क्योंकि उन्हीं को तो जोड़ना है। तो मिनिमम 2 चालक। ठीक, सपोज करते हैं एक चालक A है और दूसरा चालक B है, मतलब 2 चालक हैं और दोनों पर चार्ज वितरित है।
पहले से। तो इस वाले का चार्ज मान लेते हैं Q1 और इस वाले का चार्ज मान लेते हैं Q2, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जब इसका चार्ज Q1 है तो जाहिर सी बात है इसका जो वोल्टेज होगा उसका भी कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। तो Q के साथ चूंकि ये रेशियो में बढ़ता है इसलिए हमने इसका Q1 के साथ V1 नाम रख दिया और Q2 के साथ इसका नाम V2 रख दिया। और चूंकि ये चालक है तो जाहिर सी बात है इसकी कैपेसिटेंसी भी रही होगी, तो हम इसकी कैपेसिटेंसी को मान लेते हैं C1 और इस वाले चालक की मान लेते हैं C2। यहां तक कोई बुराई नहीं है। ठीक, अब क्या करना है, हमें पहले तो यहाँ से कुछ ना कुछ मान निकाल लेने हैं और उसके बाद आगे बढ़ करके हमें इन्हें जोड़ना है, फिर देन उभयनिष्ठ विभव निकालना है। तो सबसे पहले कुछ काम पढ़ने हैं जोड़ने से पहले और बाकी का प्रोसेस जोड़ने के बाद। ठीक है ना, तो जोड़ने से पहले क्या क्या हम कर सकते हैं वो चीज ध्यान से देखते हैं। तो कह रहा है माना C1 तथा C2, माना C1 तथा C2 धारिता वाले दो चालक हैं A तथा B, जिन्हें क्रमशः Q1 व Q2 आवेशों से आवेशित करने पर उनका वोल्टेज V1 और V2 बढ़ जाता है। ठीक, या V1 V2 हो जाता है। देन उनके मैग्नीट्यूड बहुत ध्यान से देखे जाए तो Q1 की वैल्यू बोलो यहाँ से क्या निकाली जाए, क्या Q1 की वैल्यू निकलेगी C1 V1, क्योंकि Q बराबर CV होता है। अगर मुझे Q2 की वैल्यू निकालनी हो तो हम इजीली लिख पाएंगे C2 V2, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया। अगर हम कहें चालकों पर कुल आवेश कितना है, चालकों पर कुल आवेश कितना है, तो चालकों पर कुल आवेश, चालकों पर कुल आवेश, या हम कहें ऐसे लिखते हैं कैपिटल Q बराबर, है ना, तो क्या लिखें बोलो Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 के तो मुझे मान आते हैं, इसका मतलब C1 V1 प्लस C2 V2, है ना। यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं या छोड़ो, रिप्लेस करो ही मत। कुल आवेश कितना मान लिया हमने कैपिटल Q, और कैपिटल Q का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा Q1 प्लस Q2। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, यदि चालकों को नगण्य धारिता वाले तार से संयोजित किया जाए, क्या यहाँ तक की कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? ठीक, अब आगे का काम शुरू करते हैं। यदि इन दोनों चालकों को ऐसे तार से जोड़ दिया जाए जिनकी कैपेसिटेंसी 0 है, मतलब उनकी धारिता शून्य है, और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं ताकि इन धारिताओं पर कोई प्रभाव ना पड़े उस चालक तार के कारण, है ना। तो हम इनको एक ऐसे चालक तार से जोड़ते हैं जिनका जो C है वो अप्रॉक्स 0 है, जो C है वो अप्रॉक्स 0 है। हालांकि 0 नहीं है क्योंकि बिना रेजिस्टेंस का चालक पॉसिबल है ही नहीं, बट इनके तुलना में हम इस C को 0 मान सकते हैं। तो हमने एक चालक तार से जोड़ा जिसका जो अप्रॉक्स C है वो कितना है, 0 है। जब अप्रॉक्स C से हमने जोड़ दिया इसको, तो ध्यान से देखो तो क्या याद होगा आपको, अब जैसे ही दो चालकों को आपस में जोड़ा जाएगा तो आवेश ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर होने लग जाएगा, और आवेश तब तक ट्रांसफर होता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाएं, क्योंकि आपको पढ़ाया था हमने विभव के भौतिक महत्व में कि आवेश की मात्रा का ट्रांसफर जो है, जो आवेश का ट्रांसफर है, मीन्स आवेश का स्थानांतरण है, वो आवेश की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, मीन्स वो आवेश की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है विभव पर, अरे उन दोनों चालकों के पोटेंशियल डिफरेंस पर, है ना। तो और ये भाई बात बताई थी आपको कि जो धनावेश होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करेगा, और जो ऋणावेश होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करेगा। तो अगर हम यहाँ पर कुछ बातें मान लें, क्योंकि यहाँ पर देखो डेरिवेशन है तो मानना ही पड़ेगा, न्यूमेरिकल तो है नहीं जो हम साफ साफ लिख देंगे कि V1 की वैल्यू 10 वोल्ट है, V2 की वैल्यू 8 वोल्ट है, तो बताओ धनावेश किधर से किधर चलेगा। क्या ऐसा अगर हम सवाल बोल देते तो आराम से कह पाते कि धनावेश A गोले से B पर जाने लगेगा और ऋणावेश B गोले से A पर आने लगेगा। क्या बात लॉजिकल है? बिल्कुल है। बट यहाँ पर तो कुछ कहा ही नहीं गया है कि V1 बड़ा है V2 बड़ा, तो हम एक को मान कर पढ़ेंगे, या तो V1 को ग्रेटर मान लीजिए या तो V2 को। तो हम सपोज करते हैं कि V1 ग्रेटर है V2 से। इस हमने सवाल में मान लिया ऐसा कि जो चालक A है उसका विभव जो V1 है वो चालक B के विभव से ज्यादा है। तो हमें एक बात समझ आ गई, जो धनावेश इस पे वितरित है ना वो जाएगा A गोले से B गोले पर। किधर जाएगा? A गोले से B गोले पर। और ऐसा क्यों? तो पीछे हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे कि जो धनावेश होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, और उच्च विभव हमने इसका माना है, निम्न विभव इसका माना है। और क्या ये भी बताया था ये तब तक जाता रहेगा जब तक कि विभव समान ना हो जाए। कहने का मतलब दोनों गोलों के विभव समान ना हो जाए, उन विभव समान को ही तो महाराज उभयनिष्ठ विभव बोला जाएगा। यानी जब तक एक चार्ज इस पे जाता रहेगा, कब तक? जब तक इन दोनों का जो वोल्टेज है वो V ना हो जाए। V समझ रहे ना? अरे इसका भी V, इसका भी V, कहने का मतलब दोनों के वोल्टेज समान ना हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अब आगे की लाइन सुने बहुत ध्यान से। कह रहा है
यदि चालकों को नगण्य धारिता वाले तार से संयोजित कर दें तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होना लगेगा। और ये बात धनावेश के लिए है। किसके लिए? धनावेश के लिए। भी याद रखना, हालांकि बुक में ऐसा मेंशन नहीं है। तब तक होता है जब तक कि दोनों चालकों के विभव समान ना हो जाए। अब सभी को समझ आ रहा होगा, शुरुआत में इस पे चार्ज कितना था? Q1, इस पे कितना था? Q2। जब तुमने जोड़ा तो चार्ज इसमें से उसमें जाने लगे तो नया चार्ज इस पे आ जाएगा, इस पे भी नया चार्ज आ जाएगा। समझ में आया ना? इसका चार्ज घट करके कुछ हो जाएगा, इसका चार्ज बढ़ करके कुछ हो जाएगा। तो इसका जब घटेगा तो हम सपोज कर लेंगे Q1 डैश हो गया और उसका मान लेंगे Q2 डैश हो गया। इसका मतलब ये मान लेंगे जोड़ने के पश्चात इस ए गोले पर विभव कितना, सॉरी चार्ज कितना हो गया? Q1 डैश, और इस वाले पे कितना हो गया? Q2 डैश। ये जोड़ने के बाद की बात है, बहुत ध्यान से पढ़ना है इस चीज को। पहले चार्ज Q1 Q2 है, जब हमने C बराबर 0 से जोड़ दिया इसको तो चार्ज V1 से V2 पर ट्रांसफर होने लगा, मींस A से B पर ट्रांसफर होने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने V1 को V2 से ग्रेटर मान लिया है। तो इस पे नया चार्ज कितना आ जाएगा? Q1 डैश, और इस पे नया चार्ज कितना आ जाएगा? Q2 डैश। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब क्या कह रहा है? संयोजन के पश्चात चालकों पर आवेश क्रमशः Q1 डैश तथा Q2 डैश हो जाते हैं तथा उनका उभयनिष्ठ विभव V हो जाता है, तब है ना। तो उभयनिष्ठ विभव ही निकाल देते हैं ताकि, और उनकी धारिता बोलो कितनी? धारिता उनकी C1 + C2 ही रहेगी, क्योंकि आपको याद होगा Q और V बदलने से धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कि अभी भी पहले भी बोल रखा था हमने। तो कुल आवेश कितना है? Q बराबर Q1 + Q2, और इनको जोड़ने के पश्चात भी धारिता और जोड़ने से पहले भी धारिता कितनी रहेगी? टोटल धारिता बोलो कितनी रहेगी? कुल धारिता, कुल धारिता तो बोलो क्या आ जाएगी? C1 + C2। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब ध्यान से देखो, जब हमने इसको इससे जोड़ दिया तो इनका जो विभव हो गया वो कॉमन हो गया। विभव कैसा हो गया? कॉमन। जब कॉमन विभव हो गया तो ध्यान से देखेंगे, जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव, और उभयनिष्ठ विभव बराबर क्या हो गया? तो V बराबर Q/C फार्मूला होता है, V बराबर Q/C होता है। तो उभयनिष्ठ विभव बोलो क्या होगा? टोटल चार्ज बटे टोटल धारिता। तो यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं टोटल चार्ज, ये न्यूमेरिकल लगाते वक्त भी याद रखना टोटल चार्ज लिखा जाएगा, चार्ज नहीं, ठीक है। उभयनिष्ठ विभव में टोटल चार्ज मींस चार्ज का सम लिखा जाता है, टोटल चार्ज बटे टोटल कैपेसिटेंसी, टोटल कैपेसिटेंसी। यहां तक की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, टोटल चार्ज बोलो इसका कितना है? कैपिटल Q, कैपेसिटेंसी कितनी है? C। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कैपिटल Q/C आ जाएगा। कैपिटल Q की वैल्यू बोलो कितनी है? Q1 + Q2, और इसकी वैल्यू है C। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखा जाए, क्या हम आराम से कह सकते हैं Q की जगह Q1 + Q2 लिखने की वजह सीधा सीधा लिख देते हैं। ध्यान से क्या लिखिए? C1V1 + C2V2 अपान टोटल धारिता बोलो कितनी रहेगी? C1 + C2। यही अपना आंसर है। मींस उभयनिष्ठ विभव का जो फाइनल आंसर वो कितना है? C1V1 + C2V2 अपान C1 + C2। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो ये उभयनिष्ठ विभव निकल आया। इसको हम V से लिखेंगे। कहां से लिखेंगे? उभयनिष्ठ विभव को किस अक्षर से लिखेंगे? V से। इसका अलग विभव कितना है? V1, अलग कितना है? V2, बट इनका जो कॉमन विभव वो कितना है? V। V का फार्मूला बोलो कितना है? C1V1 + C2V2 अपान C1 + C2, या ये याद रखना टोटल चार्ज बटे टोटल कैपेसिटेंसी। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे कुछ बातें और कर लेते हैं। क्या नए चार्ज पर भी बात कर ले? किस पे बात कर ले? नए चार्ज पर, है ना। तो नए चार्ज पर बात करते हैं। इसे इरेज करें ताकि हम यहाँ से स्थानांतरित आवेश की मात्रा भी फाइंड कर पाए, है ना। अब यहाँ से अगर हम तुमसे पूछे Q1 डैश का मैग्नीट्यूड कितना है, Q1 डैश और Q2 डैश, तो ध्यान से देखो आप क्या लिखोगे? Q1 डैश बराबर Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV। तो हमने धारिता में तो कोई चेंज किया ही नहीं है, इसका मतलब जो Q1 डैश होगा वो C1V होगा और जो Q2 डैश होगा वो C2V होगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो? हम अगर ये लिखना चाहें कि इनके जो पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात है वो किस रेशियो में, तो बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखेंगे पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात, है ना। तो इसे बना लो समीकरण 1, समीकरण 2, आराम से भाग कर लो। समीकरण 1 को 2 से भाग कर लो, तो फिर बोलो क्या लिखेंगे? Q1 डैश बराबर C1V, और यहां पे बोलो Q2 डैश बराबर C2V, है ना। आप चाहो तो V का यहां से मान भी उठा के रख लो, जो कि ऊपर भी V है नीचे भी V है, तो पूरा V काट लो, चाहे पूरा पूरा मान काट लो, तो V से V मर जाएगा, है ना। तो जो आंसर आएगा वो बोलो क्या आ जाएगा? Q1 डैश Q2 डैश बराबर C1/C2। इसका मतलब ये हुआ कि जो पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। क्या लाइन याद रहेगी?
चालकों को जोड़ने पर जो पुनर्वितरित आवेशों का अनुपात होता है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। ये फार्मूला भी याद रखना। तो एक फार्मूला ये निकला, एक फार्मूला ये निकला, तो क्यों ना इनके बीच का हम विभव भी निकाल दें। विभव बताओ तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, पर प्रूफ भी कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ध्यान से देखेंगे, जब हमने इसको इस पे जोड़ा तो विभव चेंज हुआ, विभव चेंज हुआ। तो सपोज कर लेते हैं कि संयोजन से पहले जो V1 था वो V2 से ग्रेटर था, अतः संयोजन के पश्चात चालक A के विभव में कमी आएगी तथा चालक B के में विभव में वृद्धि होगी। तो इस पर विभव कितना आएगा, इस पर विभव कितना है, वही तो निकालना है। तो ध्यान से देखेंगे, विभव में क्या परिवर्तन आएगा उसे लिखते हैं, है ना। तो A के विभव में परिवर्तन, A के विभव में परिवर्तन, तो A के विभव में क्या परिवर्तन आएगा, डेल्टा V1 बराबर V1 माइनस V, V1 माइनस V, है ना। मान रखते हैं V1 का बोलो कितना रहेगा, V1 माइनस, और V की वैल्यू बोलो क्या लिखेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान में C1 प्लस C2, है ना। क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो ये आ जाएगा C1 V1 और प्लस C2 V1, ये अंदर उड़ा कर जाएगा, माइनस C1 V1 माइनस C2 V2 अपान में बोलो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, है ना। कुछ कट रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है ना। यहाँ पे बोलो क्या आ जाएगा, C2 कॉमन कर लीजिए और अंदर बचेगा V1 माइनस V2 अपान में बोलो C1 प्लस C2, ये आ गई डेल्टा V1 की वैल्यू। इसे बना लेते हैं समीकरण 1, ठीक। अब बात करते हैं B के विभव में परिवर्तन। B के विभव में परिवर्तन क्या लिखें, डेल्टा V1 बराबर V1 माइनस V, तो उसका बोलो क्या हो जाएगा, V माइनस V2। तो डेल्टा V2 बराबर V माइनस V2, V की वैल्यू बोलो कितनी होती है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 माइनस V2, ये वाला इसमें गुणा कर जाएगा। तो ये तो फंक्शन यही आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस C2 V2 अपान में आ जाएगा C1 प्लस C2, ये आ जाएगी समीकरण नंबर 2। कुछ काट दीजिए, अभी मत काट, समीकरण 2 मत बनाइए, कुछ काट दीजिए, जो कटेगा क्या कटेगा, ये प्लस है वो माइनस है ना। यहाँ से कुछ कॉमन मिल जाएगा, C1 कॉमन मिल जाएगा, अंदर बचेगा V1 माइनस V2, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं डेल्टा V2 बराबर, कहाँ लिखे हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से देखो तो यहाँ लिख देते हैं डेल्टा V2 बराबर क्या बचेगा, C1 कॉमन कर ले, यहाँ से C1 कॉमन हो गया, अंदर बचेगा V1 माइनस का V2 और नीचे बचेगा C1 प्लस C2, है ना। ये आ गई समीकरण नंबर 2, ठीक। अब यहां तक दिख रहा है क्या सभी को, गुड। अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहीं पर, क्या अगर हम समीकरण 1 को 2 से भाग कर दें तो क्या हमें A और B के विभव में जो चेंज हुआ है वो पता चल जाएगा। क्या ये पूरा फंक्शन घटेगा, V1 माइनस V2 अपान C1 प्लस C2, इसमें भी है इसमें भी है, तो बचेगा क्या, C2 अपान C1, है ना। तो अगर हम समीकरण 1 को 2 से भाग करते हैं तो अपने को विभव में परिवर्तन का सूत्र नजर आएगा, और वो ध्यान से देखो कितना नजर आएगा, यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट बाई सेकेंड, है ना। तो डेल्टा V1 अपान डेल्टा V2 बराबर बोलो क्या आ जाएगा, C2 अपान C1, ये अपना फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया, आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हैं। और यहाँ से परिभाषा बोलो क्या बोली जाएगी, क्या जो विभव में परिवर्तन होगा, पीछे हमने देखा था आवेश में जो परिवर्तन हुआ था वो उनकी धारिताओं के अनुपात में था, बट यहाँ ध्यान से देखो इनके विभव में जो परिवर्तन हुआ है वो उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में है। अरे डेल्टा V1 का संबंध C2 से है, डेल्टा V2 का संबंध C1 से है, ठीक। अब बात करते हैं ऊर्जा हानि की, किसकी बात करते हैं, ऊर्जा हानि की। ऊर्जा हानि की बात करने के लिए क्या करें, सबसे पहले हम इसे जोड़ने से पहले की ऊर्जा लिखेंगे और बाद में जोड़ने के बाद की ऊर्जा लिखेंगे और उनका अंतर कर देंगे, जो भी आएगा वो ऊर्जा हानि होगी, है ना। तो आराम से लिखते हैं A व B को जोड़ने से पहले संयोजन की ऊर्जा से पहले कुल ऊर्जा, सीधा सीधा से पहले
कुल ऊर्जा, है ना। तो इसकी ऊर्जा बोलो पहले कितनी लिख लें। क्या हम इसे अगर U1 मान लें तो इसकी ऊर्जा बोलो कितनी आ जाएगी, हाफ C1V1 स्क्वायर। इसकी बोलो कितनी आ जाएगी, U2 बराबर हाफ C2V2 स्क्वायर। पीछे भी एक फार्मूला निकला था, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। हमने उसी को कॉपी मार लिया है, ठीक है ना। तो ध्यान से A व B को जोड़ने से पहले, यानी इसको जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, तो U1 प्लस U2 ही तो होगी टोटल ऊर्जा। तो हम इसे सपोज कर लेते हैं U डैश से लिख लेते हैं। U डैश बराबर बोलो क्या लिखेंगे, U1 प्लस U2। तो हम सीधा सीधा ना लिख लें, हाफ कॉमन कर लें, ये आ जाएगा C1V1 स्क्वायर, है ना, प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। हाफ यहां से चाहो तो कॉमन कर लो, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया A व B को जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा। अब क्या लिखें, A व B को जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा। जोड़ने के बाद की ऊर्जा ध्यान से देखो, जब ने इनको जोड़ दिया था तो इनका विभव कॉमन हो गया था, इनका विभव कॉमन, इनकी धारता C1 प्लस C2 हो गई थी और वोल्टेज V हो गया था। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो ये आएगा, C1 प्लस C2 V स्क्वायर। अभी भी लिखा है CV स्क्वायर, ठीक। तो ध्यान से क्या लिखे, इसे मान लेते हैं U डबल डैश। वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। इसे बनाते हैं समीकरण 1 और इसे बनाते हैं समीकरण 2। कोई समस्या तो नहीं, ठीक, बहुत बढ़िया। अब मुझे निकालना है ऊर्जा हानि कितनी हुई। तो ऊर्जा हानि का मतलब है पहले जोड़ने से पहले की ऊर्जा माइनस जोड़ने के बाद की ऊर्जा, है ना। तो ऊर्जा हानि यहाँ पे लिख देते हैं, जोड़ने पर ऊर्जा हानि या ऊर्जा ह्रास। तो ऊर्जा ह्रास की वैल्यू मान लेते हैं सपोज U है, तो U बराबर क्या लिखेगा, U डैश माइनस U डबल डैश। बस ये वाला फाइनल समीकरण 3 आ गया। और इसी समीकरण 3 में हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर ला देंगे, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब इसे भी रेस करें, कोई काम नहीं इसका, ताकि इधर भी हम सॉल्व कर पाए। ध्यान से देखना, शुरू यहीं से करते हैं। U बराबर U डैश की वैल्यू बोलो कितनी है, हाफ C1V1 स्क्वायर, C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर और U डबल डैश की वैल्यू बोलो कितनी है, माइनस हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। क्या यहां तक दिख पा रहा है, गुड, है ना। एंड में V स्क्वायर लिखा, जो कि आराम से देखेंगे दिख जाएगा, माइनस का हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। अब क्या करें, कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या बुक में कुछ आसान तरीका है, छोड़ो, अपने हिसाब से करते हैं। ध्यान से देखो, क्या हम V के मान को भी रख देंगे जाकर के, तो मुझे लगता है मुझे मान यहीं पे रख देना चाहिए था। छोड़ो, यहां पे करते हैं। ध्यान से देखो, इसे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, ये आ जाएगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, है ना, माइनस C1 प्लस C2 और V स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं, है ना। V स्क्वायर की वैल्यू बोलो कितनी होती है, C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2, टोटल का क्या, होल स्क्वायर। टोटल का क्या, होल स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखेंगे, तो एक बार स्क्वायर होगा तो ये वाला एक बार कट जाएगा और एक बार नीचे बच भी जाएगा, ये चीज ध्यान देना है, ठीक। यहाँ पे बोलो क्या बचेगा, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस ये बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर और बटे में बचेगा C1 प्लस C2, क्योंकि एक स्क्वायर करेंगे तो दो बार हो जाएगा, एक बार हमने काट दिया, एक बार बचा भी दिया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक। अब क्या करें, कुछ कर सकते हैं यहाँ तक, हो जाना महाराज। अब क्या करा जाए,
जो कॉमन कर रहे हैं कर लेते हैं, है ना। हाफ C1 प्लस C2 कॉमन कर लो। यहां से क्या करा हमने, C1 प्लस C2 को कॉमन करा। अब जब C1 प्लस C2 को यहां से कॉमन करा तो ऊपर तो C1 प्लस C2 है ही नहीं, इस सिस्टम में नहीं है ना। जब इस सिस्टम में C1 प्लस C2 नहीं है तो ऊपर हम C1 प्लस C2 से गुणा करा देंगे। इसका हमने C1 प्लस C2 कॉमन कर लिया, पर इस वाले स्टेप में C1 प्लस C2 है ही नहीं। अगर इसमें भी नीचे C1 प्लस C2 होता तब तो आराम से कॉमन कर लेते, पर हम जब इसका कॉमन करेंगे तो ऊपर हमें C1 प्लस C2 से गुणा भी कराना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए, बहुत ध्यान से देखना। C1 प्लस C2 बड़े ब्रैकेट में ये बचेगा C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर है ना, और माइनस में ये वाला टर्म बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ये आ गया, है ना। अब क्या करें, क्या इसकी इसमें गुणा मार दें? बिल्कुल, तो इधर करते, ध्यान से देखो। ठीक, C1 की इसमें गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, है ना। ये माइनस और अंदर बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। क्या यहां तक हमने इसको दोबारा उतार दी ताकि अगले स्टेप में सॉल्व कर पाए? ठीक, अब ध्यान से देखें, क्या ये सभी को a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, बट ये माइनस जब अंदर गुणा करेगा तो हमें फार्मूला आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब ये माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये सारे फंक्शन माइनस हो जाएंगे। जो प्लस का समीकरण बोला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो सारा का सारा माइनस हो जाएगा। तो अगले स्टेप में सीधा माइनस ही कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, हाफ C1 प्लस C2, अंदर ये वाला बोलो क्या बचेगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। आगे इधर मिटाते हैं, कोई जरूरत नहीं अपने को। यहां तक ठीक है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ध्यान से देखो, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। यहां तक कंप्लीट है ना। इसको हमने सीधा सीधा एक ही बार में खोल दिया है। ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बट जब ये माइनस अंदर गुणा करेगा तो ये सारी वैल्यू निगेटिव कर देगा। तो ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। ठीक है, जो कट रहा है काट दीजिए। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर यहाँ पे छूट गया। ठीक है, तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का है। क्या इतना काट लिया? ठीक, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखेंगे, ये आ गया हाफ, नीचे C1 प्लस C2 है, और ऊपर ध्यान से देखो तो C1 C2 यहां भी है, C1 C2 यहां भी है और C1 C2 यहां भी है ना। तो इसको कर लेते हैं कॉमन, C1 C2। अंदर बोलो क्या बचेगा, अंदर बचेगा यहां पर V2 स्क्वायर, यहां बचेगा V1 स्क्वायर, यहां बचेगा माइनस का 2V1 V2। बाकी तो पूरा फंक्शन कट चुका है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये जो लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसका मतलब ये लिखा है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर।
V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, ये वैल्यू U के बराबर है, किसके बराबर है? U के। तो फिर बोलो क्या लिखा है? C1 C2 अपान 2C1 प्लस C2 और ब्रैकेट में बोलो क्या लिखेंगे? V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जो कि अपना आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं? ध्यान से देखो, तो U ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, U ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि U ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये है कि चालकों को जोड़ने पर हमेशा ऊर्जा की हानि होगी, लाभ नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? तो ध्यान से देखो, देखो C1 C2 पहले से भी धनात्मक, ये बात हमने पहले भी बता रखी है आपको, तो इनमें तो देखना ही नहीं, बचा ये। तो V1 माइनस V2 का चूंकि स्क्वायर अगर ये नेगेटिव आ भी गया तो स्क्वायर करेंगे देन पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब U की जो वैल्यू आएगी वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी, और ऑलवेज पॉजिटिव आने का अर्थ ये है कि ऊर्जा हमेशा हानि होगी, मींस ऊर्जा का हमेशा लॉस होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये डेरिवेशन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा हिसाब से करना देख करके, है ना। कुछ चीजें शायद इधर छिप भी गई हूं, तो उन्हें आप आराम से करिएगा, स्टेप छोड़ना मत, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।